गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो हम लैंथेनाइड्स डिस्कस कर रहे थे। हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं, उनका सेपरेशन डिस्कस कर लिया, एक्सट्रैक्शन, और अब हम डिस्कस करेंगे मेथड फॉर सेपरेशन इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। सो ड्यू टू सेम साइज एंड चार्ज ऑफ लैंथेनाइड आयंस देयर सेपरेशन इज़ डिफ़िकल्ट। उनका साइज़ भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो जिस वजह से उनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे कि जो नॉर्मल मेथड्स हैं उनमें उन्हीं को हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि थोड़े से डिफरेंस के बेसिस पे हम उनको अलग कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइट डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हाइड्रेशन। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम उनको सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले मेथड है हमारा रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। इसमें जैसे कि लैंथेनाइड नाइट्रेट है, ऑक्सलेट है, सल्फेट है, ये प्रॉपर क्रिस्टल्स बनाते हैं, और जो सॉल्युबिलिटी है वो लैंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हुए कम होती जाती है, डिक्रीज होती है। तो जब आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करते हो, जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइज होगा पहले, और जो मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट है वो सबसे लास्ट में क्रिस्टलाइज होगा। तो यानी कि सबसे पहले ल्यूटीशियम के क्रिस्टल्स बनेंगे और सबसे लास्ट में लैंथेनम के क्रिस्टल्स बनेंगे, और इवेंचुअली जैसे जैसे आपके पास क्रिस्टल्स आते हैं आप उनको फिल्टर करते रहते हो, और इस तरीके से वो सेपरेट हो जाते हैं सॉल्ट्स। इस तरीके से सेपरेशन रहता है। यहाँ दिखाया है कि आपने एक सोल्यूशन से स्टार्ट किया, धीरे धीरे ये सोल्यूशन इवेपोरेट होता है क्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं। तो जो सबसे कम सॉल्युबल सॉल्ट है वो बाहर आ जाएगा सोल्यूशन से, क्रिस्टल्स बना लेगा। ये ऊपर क्रिस्टल्स दिखाए हैं, इनको आप फिल्टर करके अलग कर लो, मदर लिक्विड बचेगा, उसको आप रख दो, फिर उसमें से सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा, फिर से क्रिस्टल्स नज़र आएंगे, आप इनको फिल्टर कर लो, और फिर से मदर लिक्विड बचेगा। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। तो ये यहाँ तो हमने सिर्फ 4 ही स्टेप देखे हैं, यहाँ पे 10 स्टेप भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फिर है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, यानी कि आप बाहर से कुछ ऐड करोगे और वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। ये भी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसमें रोल प्ले करेगा। तो जैसे ही आप बाहर से कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हो, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, जो कि प्रेसिपिटेट बनाएगा सॉल्ट के साथ इंटरेक्ट करके सोल्यूशन में जो है, तो जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम है, यानी प्रेसिपिटेट बनने के बाद वो सॉल्युबल नहीं है, वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा, आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा। तो आप उसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे, और इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। आप फिर से ऐड करते जाएंगे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को, प्रेसिपिटेट जो सबसे कम सॉल्युबल है वो बाहर आते जाएंगे, सब्सिक्वेंटली ये सब अलग हो जाएंगे। जिसकी एक एग्जांपल है यहाँ पर, अगर हम जो लैंथेनाइड नाइट्रेट का सोल्यूशन है उसमें NaOH ऐड करते हैं, तो ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे वीकेस्ट बेस है। ये मैंने उस टाइम पे भी बताया था, ये रिएक्टिविटी के टाइम पे। तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा, और जो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है ये ज़्यादा बेसिक है, ये सबसे लास्ट में इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसका प्रेसिपिटेट सबसे लास्ट में बनेगा। इस तरीके से धीरे धीरे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड था फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। फिर है आपके पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो कि पार्टीशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि वाटर और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जो आपस में मिक्स नहीं होते। तो अब जो लैंथेनाइड सॉल्ट है उसकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी इस सॉल्वेंट में। या हम कह सकते हैं कि पार्टीशन कोफिशिएंट आपको नज़र आएगा। सो यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट एंड रिपीटिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, लैंथेनाइड कैन बी एक्सट्रैक्टेड। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ एग्जांपल लिया कि अगर आपके पास इन दोनों का मिक्सचर है,
गैडोलिनियम नाइट्रेट और लैंथेनम नाइट्रेट का। तो गैडोलिनियम का जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो 1.06 टाइम्स ज़्यादा होता है इन वाटर एंड ब्यूटेनॉल। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक सेपरेटिंग फनल होता है, यहाँ पर नॉब है जैसे ब्यूरेट में होता है, यहाँ पर एक कैप होती है और उसमें स्टॉपर होता है। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन ले लोगे एन ब्यूटेनॉल में, ठीक है, ब्यूटेनॉल में इन दोनों का मिक्सचर आप ले लीजिए। फिर आप इसमें अगर वाटर ऐड करते हैं और शेक करते हैं स्टॉपर लगा के, यहाँ से नॉब बंद है, तो क्या होता है, क्योंकि गैडोलिनियम की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है लैंथेनाइट से, नाइट्रेट से वाटर में, तो ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से। फिर आप इन नोब को खोल के इन दोनों लेयर्स को सेपरेट कर लो। इस तरीके से धीरे धीरे आप इनको सेपरेट कर लेते हो। अच्छा, जब सेपरेशन हो जाता है तो हम सॉल्वेंट को ना हीट करके इवेपोरेट कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ हमारा सॉल्ट बचे। तो ये था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो कि पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पे वर्क करता है कि पार्टीशन कैसे हुआ कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी अलग है और यहाँ पर अलग है। फिर है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप जो M3+ आयन है उसको डाइवेलेंट या टेट्रावेलेंट आयन में कन्वर्ट कर दो, तो इससे उनकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा चेंज आ जाता है, जिससे आप उनको सेपरेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सीरियम ही लिखा हुआ, बाय चेंजिंग सीरियम टू सीरियम 4+, यहाँ 3+ आएगा। सॉरी, इधर वाली साइड पे आएगा ये। 3+ को आप 4+ में कन्वर्ट कर दो, तो जो सीरियम 4+ आयन है ये लेस बेसिक होता है, लेस सॉल्युबल होता है, तो ईजिली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। फिर आप यूरोपियम आयंस को, ट्राइवेलेंट आयंस को रिड्यूस कर सकते हो जिंक मरकरी अमलगम यूज़ करके, और ये यूरोपियम सल्फेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बहुत सारे सल्फेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बाकी आयंस के साथ से। तो हमने यहाँ पे सीरियम का एग्जांपल देखा, सीरियम को हमने ऑक्सीडाइज किया है और यूरोपियम को हमने रिड्यूस किया है, तो आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हो। फिर है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये स्पेशली नाइट्रेट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि आप उनको अगर हीट करते हैं, थर्मल कंडीशंस देते हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, लैंथेनाइड नाइट्रेट को फ्यूज़ किया अल्कली नाइट्रेट के साथ और हीट किया लैंथेनम नाइट्राइड को। सबसे पहले जो लेस बेसिक नाइट्रेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ल्यूटीशियम का होगा। और सो हैवियर लैंथेनाइड्स डिकम्पोज फर्स्ट एंड चेंज टू ऑक्साइड। ऑक्साइड सेपरेटेड बाय डिजॉल्विंग इन नाइट्रिक एसिड, जो आपने वो स्टेप देखा था। अच्छा, फिर आता है आयन एक्सचेंज मेथड। इन जो भी अभी तक मेथड डिस्कस हुए और इसके बाद एक मेथड और है, सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक में आयन एक्सचेंज मेथड है। इस पे हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा, पर इसमें बच्चे उल्टा लिख के आ जाते हैं, जो कि देखा गया मिस्टेक कराते हैं। इसलिए आपको इसको ध्यान से सुनना है कि यहाँ क्या बताया जा रहा है। इसको हम आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। यहाँ पर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे। ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और एफिशिएंट मेथड है। ऑर्गेनिक में अब कॉलम ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, क्योंकि उससे सेपरेट करना आसान होता है काफ़ी। सो हम क्या करते हैं, कॉलम ले लेते हैं सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन का, ठीक है। रेजिन एक तरीके से पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें कि COH ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, या फिर सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो सकता है। तो आप क्या करते हो, आपने एक कॉलम लिया, कॉलम आप इस तरीके का मान लो, थिक कॉलम होगा, ठीक है। यहाँ पे एक नॉब है। अब आप इसमें रेजिन ले लेते हो सारा। इसको हम ऐसे देखते हैं, फिर थोड़ा क्लियर दिखेगा हमें, ठीक है। ये आपका रेजिन है।
आपने इसको रेजिन से भर दिया। नीचे थोड़ा हम कॉटन लगा देते हैं ताकि ये पास ना हो। और ऊपर इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मिक्सचर है लैंथेनम सॉल्ट्स का, उसको ऐड कर देंगे और फिर इसमें सॉल्वेंट ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी, आयंस की जो मूवमेंट है वो अलग तरीके से होती है। और सबसे नीचे वो पहुँचेगा तो सबसे फास्ट सॉल्युबल होगा इसमें। और इस तरीके से आपके पास ये अलग हो जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो जो ये रेजिन्स हैं, इनके पास या तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है या सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। तो जब आप लैंथेनाइड का सोल्यूशन इसमें से पास करते हो तो लैंथेनाइड आयन इन हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस कर देते हैं और रेजिन के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे आपने अभी तक कुछ नहीं किया, आपने कॉलम बनाया और जैसा कि मैंने कहा था कि आपने लैंथेनाइड आयंस का सोल्यूशन यहाँ ऐड कर दिया। तो सोल्यूशन में क्या हुआ, ऐड करने के बाद जो लैंथेनाइड आयंस थे उन्होंने इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया। इसको हम कैसे शो करते हैं, सिंपल रिएक्शन से। लैंथेनाइड आयन को हम M3+ से शो कर रहे हैं। रेजिन का जो पॉलीमेरिक पार्ट है उसको हम रेजिन ही लिख रहे हैं। और इसमें जो, क्योंकि ये ट्राइवलेंट है तो हम 3 हाइड्रोजन्स की रिएक्शन दिखाएंगे यहाँ पे, जो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन्स हैं। अल्टीमेटली ये रिएक्ट करके मेटल यहाँ बाइंड हो जाएगा रेजिन पे और 3H+ आयन फ्री हो जाएंगे। अब हम इस कॉलम में, ये हो गया, तो आयंस जो हैं वो सबसे पहले जो सबसे फास्ट इंटरेक्ट करेंगे वो यहाँ अटैच हो जाएंगे, इस तरीके से होगा। अब कॉलम को हम इल्यूट करते हैं सिट्रिक एसिड अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन से। अब इसमें अमोनियम आयंस जो हैं वो लैंथेनाइड आयन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब आप ये ऐड करते हो अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन, तो अमोनियम आयंस लैंथेनाइड आयन को रिप्लेस कर देते हैं और रेजिन के साथ बाइंड कर जाएंगे और ये फ्री हो जाएंगे लैंथेनाइड आयंस। अब अमोनियम आयंस सबसे पहले उस किसको रिप्लेस करेंगे, जो कि सबसे कम फर्मली बाइंड है रेजिन के साथ, और उसको सबसे पहले एल्यूट किया जाएगा और वो सबसे पहले नीचे आ जाएगा, जिसको अमोनियम आयन सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। अब वो कितना अच्छे से जुड़ा हुआ है रेजिन के साथ, ये किस पे डिपेंड करेगा, लैंथेनाइड आयन के साइज़ पे। जितना स्मॉल साइज़ होगा वो उतना ही फर्म होगा। साइज़ किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसका हाइड्रेशन कितना हुआ है। अगर लेस हाइड्रेशन है तो स्मॉल साइज़ होगा। सो लेस हाइड्रेशन किसका होगा, जिस पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो स्मॉलर आयन जो होगा वो ज़्यादा हाइड्रेट होगा। अब अगर हम लैंथेनम और ल्यूटीशियम को कंपेयर करें, सो ल्यूटीशियम आयन स्मॉलर इन साइज है, तो यहाँ पर इसका हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रेशन के बाद इसका साइज़, जो हाइड्रेटेड ल्यूटीशियम आयन का साइज़ जो है वो हाइड्रेटेड लैंथेनम आयन से बड़ा होता है। तो इस वजह से जो फॉर्मनेस है वो लैंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हुए कम हो जाएगी। इस वजह से ल्यूटीशियम आयन सबसे पहले बाहर आएगा और फिर बीच सब्सिक्वेंटली सीरीज़ के आयन्स आएंगे और लैंथेनम आयन सबसे लास्ट में रिलीज़ होगा कॉलम में से। तो इस तरीके से आप इनको सेपरेट कर लेते हो। एल्यूशन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा। यहाँ पे जो मेटल आयंस थे ये अब सिट्रेट के साथ बाइंड कर जाते हैं, सिट्रेट आयंस के साथ, और मेटल सिट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे नीचे। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। थोड़ा सा शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक बार हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं इसको। ये पेपर में ज़रूर आएगा, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ, ये मस्ट है आना, हर साल आता है
यही सबसे इम्पोर्टेंट मेथड। तो हमने क्या कहा कि हम एक कॉलम लेंगे और उसमें एक रेजिन ले लेंगे, ठीक है। रेजिन एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस जिसमें कि एसिड ग्रुप्स हैं। जब आप इसमें आप अपना मिक्सचर डालते हो लैंथेनाइड सॉल्ट का, तो ये इसके साथ कॉलम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रेजिन्स के साथ, और इन हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देंगे जो एसिड ग्रुप के H हैं, और ख़ुद रेजिन के साथ बाइंड कर जाएंगे लैंथेनाइड आयंस। जो लैंथेनाइड आयंस हैं वो इससे कितना अच्छे से जुड़ा हुआ है, अब वो किस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आसपास वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितना है। जैसे इसका नेगेटिव एंड होगा वाटर का इधर, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में, जैसे मान लो इसके सराउंडिंग में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ ये फिर रेजिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 3 आए, मतलब 3 रेजिन हो जाएंगे यहाँ पे। हम यहाँ से देख लेते हैं, रेजिन को ना यहाँ जोड़ लेते हैं। अब ऐसे ही मैं एक दूसरे आयन को सिलेक्ट कर रही हूँ, मेटल आयन को। इसके केस में सिर्फ 5 वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रहे हैं और ये रेजिन से अटैच्ड है। तो इनमें से क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो ये जो अटैचमेंट है ये थोड़ा वीक होगा, यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। अब वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, ये अगर छोटा आयन है तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, और ये बड़ा आयन है तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन कम है। जब आप इसमें अमोनियम सिट्रेट ऐड करते हो तो अमोनियम आयंस इस मेटल को रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले वो उसको रिप्लेस करेंगे जो सबसे कम तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला आयन सबसे पहले रिप्लेस होगा जो कि तो सबसे पहले जो बिगर आयन है वो रिप्लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन ज़्यादा है और अमोनियम आयंस इसको पहले डिस्चार्ज कराएंगे रेजिन से और यहाँ आके बाइंड करेंगे और सबसे लास्ट में ये डिस्चार्ज होगा। सो यहाँ पर ल्यूटीशियम आयन सबसे पहले जाएगा बाहर और लैंथेनम आयन सबसे लास्ट में आएगा। तो जो ये आपने ध्यान रखना है, साइज़ जो हम देखेंगे वो हाइड्रेटेड आयन का देखना है हमने, हाइड्रेशन के बाद उसका साइज़ कैसा है। जितना ये छोटा होगा उतना ज़्यादा इसका हाइड्रेशन है, उतनी ही उसकी फर्मनेस जो है वो कम हो जाएगी, अटैचमेंट जो रेजिन के साथ है वो कम हो जाएगी और उसको रिप्लेस करना आसान हो जाएगा। तो ये इस तरीके से है। अमोनियम आयन यहाँ इसको रिप्लेस करते हैं मेटल को, और ये मेटल सिट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बाहर निकल जाता है कॉलम से। ये फिर डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले किसको रिप्लेस करेंगे, उसी को रिप्लेस किया जाएगा तो जो सबसे कम अटैच है। सबसे कम कौन अटैच होगा, जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड है। बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड कौन होगा, जिसका साइज़ छोटा है। साइज़ किसका छोटा है, लिटीशियम का। तो लिटीशियम आयन सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होंगे, तो हाइड्रेशन की वजह से उनका जो अटैचमेंट है वो कम हो जाएगा और वो इजीली डिस्चार्ज हो जाएंगे कॉलम से। तो ये था सारा एक्सप्लेनेशन आयन एक्सचेंज मेथड का। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो आपने ये याद रखना है कि हाइड्रेटेड आयन का हम साइज़ देखेंगे, उससे आपको क्लियर रहेगा। हाइड्रेटेड आयन का साइज़ अगर बड़ा है तो वो पहले डिस्चार्ज होगा।
फिर लास्ट मेथड है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कि अगर आप इनका कॉम्प्लेक्स बना लो ऑक्सलेट के साथ, EDTA लैंथेनम ऑक्सलेट को आप EDTA से ट्रीट कर सकते हो, या इनका ऑक्सलेट के साथ भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है, तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और फिर आप सेपरेट कर सकते हो। EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आप इसको एसिड से ट्रीट कीजिए। जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे पहले डिकम्पोज हो जाएगा और ऑक्सलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लैंथेनाइड ऑक्सलेट को हम EDTA से रिएक्ट करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, एसिड से फिर ट्रीट किया जाता है, तो जो सबसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक डाउन हो जाता है वापस ऑक्सलेट में और उसको आप सेपरेट कर लेते हो। फिर है प्रोडक्शन ऑफ मेटल। अब जो ये सारे प्रोसेस थे इनमें ये अटैच्ड सॉल्ट की फॉर्म में है मेटल्स, लैंथेनाइड्स। अब उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं, उनका इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो आप। अगर वो क्लोराइड की फॉर्म में है तो इलेक्ट्रोलिसिस से आप अलग कर सकते हो। ऐसे ही सीरियम ऑक्साइड को सीरियम फ्लोराइड के साथ इलेक्ट्रोलाइज किया जा सकता है, तो सीरियम आयंस अलग हो जाएंगे। फिर आप रिडक्शन कर सकते हो किसी और मेटल के साथ, तो भी आपके पास प्योर मेटल आ जाएगा। या फिर एनहाइड्रस फ्लोराइड के साथ एनहाइड्रस फ्लोराइड का रिडक्शन कर सकते हो कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ। लास्ट ये हैवियर लैंथेनाइड के लिए यूज़ होता है। एज फ्लोराइड्स लेस वोलाटाइल देन क्लोराइड, तो फ्लोराइड से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी वोलेटाइल नेचर कम है। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड या कैल्शियम फ्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पर आपका लैंथेनाइड अलग हो जाएगी। बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मेटल जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ तक जो अभी 2 पेज हुए हैं हमारे आज की क्लास में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है जो मैं बार बार बता रही हूँ। आप इसको सबसे अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी चीज़ें वैसे ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा। कई बार इनमें से भी कोई मेथड आ जाता है, बट जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें आयन एक्सचेंज मेथड को ही पूछा जाता है, जो कि आप बताओगे। अच्छा, फिर आता है क्वेश्चन कंपाउंड ऑफ लैंथेनाइड्स, फिर जनरल क्वेश्चन आएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हम सारे वो देखेंगे, ऑक्साइड्स, क्लोराइड। तो आपको अगर ये अटैम्प्ट करना है तो आप इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड देखते हैं। तो ऑक्साइड्स में लैंथेनाइड जो हैं वो रेडिली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ और टार्निश हो जाएंगे, मतलब इनके सरफेस जो है वो थोड़ी डल हो जाती है। प्रिपरेशन अगर हम करते हैं तो आप इसको ऑक्सीजन से ट्रीट कीजिए तो लैंथेनाइड ऑक्साइड बन जाएगा। ये +3 स्टेट है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो ये इस रेशो के ऑक्साइड बनते हैं, 2:3 की रेशो में। और जैसे मान लो अगर कोई मेटल है वो इस तरीके का ऑक्साइड बनाता है तो ये मोनोऑक्साइड है, ये डाइऑक्साइड है, ये ट्राइऑक्साइड है। ये कंपोजिशन है 2:3 का, इसको सेस्क्वी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इनका कार्बोनेट यूज़ करते हो, उसको आप हीट करोगे तो CO2 बाहर चला जाएगा और आपके पास ऑक्साइड बचेगा। ऑक्साइड का फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे आप जनरल ट्राइवलेंट है ये, क्योंकि फिर नाइट्रेट को भी अगर आप हीट करेंगे तो आप वो नाइट्रोजन गैस NO2 बाहर चला जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन भी निकलेगा और ये बचेगा। ऑक्साइड जो है वो वाटर को और CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम एयर एंड टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, अगर वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये स्ट्रांगली बेसिक होते हैं इनके ऑक्साइड और ग्रुप 2 एलिमेंट से रिसेंबल करते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। बेसिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है लैंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हुए। सॉल्युबल इन वाटर
तो इस तरीके के आयंस बन जाते हैं सॉल्वेटेड। पीएच को हम मेंटेन करते हैं ताकि ये हाइड्रोलाइज ना हो जाए। फिर इनका स्ट्रक्चर 3 टाइप का स्ट्रक्चर देखा गया, मतलब लैटिस ए बी सी। ए टाइप में हमारे पास कैप्ड ऑक्टाहेड्रन रहता है, बी टाइप में कैप्ड ऑक्टाहेड्रल हो सकता है या कैप्ड ट्रिगनल प्रिज्म होता है, और सी टाइप है फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा। तो इस तरीके से ये ऑक्साइड के बारे में था। फिर है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम इनको वाटर से ट्रीट करते हैं। कोल्ड वाटर में स्लोली रिएक्ट करते हैं, अगर आप बॉइलिंग वाटर यूज़ करते हो तो फास्ट रिएक्शन होता है। वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देते हैं और हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, इधर हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये आपके 2 ट्राई हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। और या फिर आप कोई बेस यूज़ कर सकते हो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भी आपका ये बन जाएगा। ये जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाते हैं। आयनिक एंड बेसिक, आयनिक होते हैं, बेसिक है नेचर में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ज़्यादा बेसिक है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बेसिक है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम बेसिक है। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज़ मोर बेसिक देन लुटीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस हुआ था जब हमने रिएक्टिविटी की बात की थी। ये क्वेश्चन आता है इसलिए फिर से बताया है यहाँ पे। और अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये ट्राई कैप्ड ट्रिगनल प्रिज्म ज्योमेट्री अडॉप्ट करते हैं, 9 कोऑर्डिनेटेड होते हैं। वाटर ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। प्रिज्म आपको पता ही है, पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये प्रिज्म बन गया। अब कैपिंग में क्या होता है, इसके जो रेक्टेंगुलर फेसेस है ना, यहाँ से कोऑर्डिनेशन हो जाता है। 2 तो ये हो गए और एक पीछे से आएगा, तो ये कैपिंग हो जाती है। फिर है चैल्कोजेनाइड्स, यानी सल्फर के कंपाउंड। जैसे ऑक्सीजन के थे वैसे ही सेम होगा, सिमिलर टू ऑक्साइड, बस सल्फर और सेलेनियम आ जाएगा। जो ऑक्सीजन की फैमिली है उनको चैल्कोजेंस कहते हैं, तो उसी से नाम आया है चैल्कोजेनाइड्स। ये स्टेबल होते हैं ड्राई एयर में, लेकिन अगर मॉइस्चर एयर में तो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और हीट करने पे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बेसिक सॉल्ट में ऑक्सो आयन बन जाता है, हैविंग ससेप्टिबिलिटी टू एसिड, रिलीजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन सेलेनाइड। तो आप इनको यहाँ प्रिपरेशन दिखाई है, क्लोराइड या ऑक्साइड से प्रिपेयर कर सकते हो। तो HCl या H2O निकल जाएगा और यहाँ पे Ln2S3 बन जाएगा। फिर हेलाइड्स हैं आपके पास, ट्राई हेलाइड बनते हैं। फ्लोराइड बना सकता है HF के साथ ट्रीट करने पे या सोडियम फ्लोराइड के साथ ट्रीट करने पे, आसान है। ये इनसॉल्युबल होंगे, फ्लोरीन के बहुत सारे कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जब ये बनते हैं ना ये बहुत ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। तो उतनी एनर्जी देना इनके लैटिस को रिजॉल्व करने के लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो ये सॉल्युबल रहते हैं वाटर में भी। वाटर किसी भी चीज़ को कैसे सॉल्युबल करता है, वो उसको हाइड्रेशन एनर्जी देता है, सॉल्वेशन एनर्जी। तो यहाँ पर वो इसकी लैटिस एनर्जी के को मैच नहीं करती, तो इनका ये डिज़ोल्व नहीं होते, फिर इनसॉल्युबल रह जाते हैं। और अगर आप एक्सेस में फ्लोरीन यूज़ करते हो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्लोराइड अगर आपको बनाने हैं तो सेम LnCl3 बन जाएगा। COCl2 से भी ट्रीट कर सकते हो, तो भी आपके पास LnCl3 और 3CO2 निकल जाएगा। इसको फोस्जीन कहते हैं, COCl2 को। तो हमने ऑक्साइड देख लिए, हाइड्रोक्साइड देखा, फिर हमने चैल्कोजेनाइड देखा और हैलाइड देखा। ठीक है, तो हमने 4 टाइप ऑफ कंपाउंड्स इनके देख लिए। हम कंपाउंड से डिस्कस कर रहे हैं, कोई बच्चा सोच रहा हो ये क्या हो रहा है, तो लैंथेनाइड कंपाउंड ही डिस्कस हो रहा है अभी तक +3 स्टेट के, लेकिन आप समझ रहे हो। तो अब हम आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जो क्लोराइड हैं, वो थोड़े उनमें क्या होता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके थोड़ा पेस्ट सा बना लेते हैं।
तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, डेलिक्विसेंट, नॉन वोलाटाइल सॉलिड होते हैं, सॉल्युबल हैं वाटर में और क्रिस्टलाइज कर जाते हैं वाटर के साथ, जैसे कि ये क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट दिखाया है। इसको जब आप हीट करते हैं तो LnOCl बन जाता है और साथ में वाटर और HCl। डू नॉट गिव एनहाइड्रस क्लोराइड, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, ये टूट ही जाता है मॉलिक्यूल इसका जब आप इसको हाइड्रेटेड क्लोराइड को हीट करते हो, ये प्रोडक्ट बनेगा। हम क्या सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होगा कि हीट करने पे वाटर अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एनहाइड्रस नहीं हुआ, ये इसने ब्रेक डाउन ही कर दिया और ऐसा कुछ होगा। फिर ये ब्रोमाइड और आयोडाइड का प्रिपरेशन है, ऐसे कर सकते हैं आप। फिर नाइट्राइड की रिएक्शन है, नाइट्रोजन से ट्रीट करो लैंथेनम को, तो ये आपके पास लैंथेनाइड नाइट्राइड बन जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड होता है ना, ये अच्छा रिएक्शन है काफ़ी। कई बार बच्चों सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन होता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो अब आपको आना चाहिए ये करना। तो क्या बनेगा, लैंथेनाइड नाइट्राइड, ठीक है, तो आपको करना आना चाहिए। इसको जब आप वाटर से ट्रीट करते हो तो ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया निकल जाता है। फिर है आपके पास ऑक्सो सॉल्ट ऑफ लैंथेनाइड्स, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, परक्लोरेट, फॉस्फेट, ये सारे हमारे ऑक्सो सॉल्ट बनाएंगे। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करके कर दो तो नाइट्रेट बन जाएंगे। हाइड्रोक्साइड को परक्लोरेट से ट्रीट कीजिए तो परक्लोरेट बन गए। कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो सल्फेट बन जाएंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एसिड जो हम चाह रहे हैं, लैंथेनाइड ऑक्साइड यूज़ हो सकता है, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, कोरस्पॉन्डिंग एसिड ऑन कूलिंग गिव क्रिस्टल ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सो सॉल्ट्स। तो ये आपके पास ऑक्सो सॉल्ट्स थे नाइट्राइड्स के बाद। फिर है डबल सॉल्ट, ये भी मोहर सॉल्ट की तरह डबल सॉल्ट बनाते हैं। तो अमोनियम सल्फेट के साथ ये डबल सॉल्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, लैंथेनाइड सल्फेट है, या फिर सोडियम सल्फेट भी हो सकता है। 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा। अलम के अंदर 24 होता है, यहाँ पर इतना ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लैंथेनाइड आयन बहुत लार्ज होते हैं, तो ये 24 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, उतना इनमें अट्रैक्शन नहीं है, चार्ज डेंसिटी चाहिए अट्रैक्ट करके रखने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो एलम की तरह यहाँ पे इतने 24 वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे, सिर्फ 8 ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड थे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब इसमें से आपको जितना याद रह जाए वो है आपका एफर्ट। फिर आते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड, जो कि सीरियम शो करता है, प्रेस्यूडाइमियम, नियोडाइमियम और टर्बियम। सीरियम +4 की तो एक्वस केमिस्ट्री बहुत अच्छे से स्टडी है क्योंकि ये एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर का भी काम करता है। तो सीरियम को जब आप अमोनियम पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ ट्रीट करते हो, सीरियम ट्राइवेलेंट आयन को, तो ये सीरियम टेट्रावेलेंट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए अल्कोहल की, एल्डिहाइड की या कीटोन की। सीरियम डाइऑक्साइड वाइट होता है और अगर आप इसका हाइड्रेटेड सॉल्ट यूज़ करते हो तो ये येलो कलर का होता है। तो ये सिंपल रिएक्शन है सीरियम ऑक्साइड बनाने के। सीरियम को ऑक्सीजन से ट्रीट कर दिया, इसके हाइड्रोक्साइड को ऑक्सीजन से ट्रीट कर दिया, ऑक्सलेट को ऑक्सीजन से ट्रीट किया। सिमिलरली प्रेस्यूडाइमियम और नियोटर्बियम डाइऑक्साइड भी इस तरीके के कंपाउंड बनाते हैं अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन। अच्छा, +4 स्टेट में फ्लोराइड भी बनते हैं, वाइट है, वाइट प्रोडक्ट है ये, हाइड्रोलाइज बाय वाटर। तो ये हम +4 की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो कि सीरियम आ गया इसमें, थोड़ा सा और है इसमें, टर्बियम भी +4 तक चला जाता है। सीरियम सल्फेट है, ये येलो कलर का प्रोडक्ट है। अमोनियम सीरियम नाइट्रेट, ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है।
तो ये थे कंपाउंड्स प्लस 4 स्टेट के। फिर आती है +2 स्टेट की केमिस्ट्री। +2 कौन कौन शो करता है? नियोडाइमियम, समारियम, यूरोपियम, टर्बियम और वाइटर्बियम। जो मेन है इसमें वो है यूरोपियम और वाइटर्बियम। ये इनके ऑक्साइड ऐसे दिखाई देंगे, ये ब्लैक कलर का होता है। जो यूरोपियम है ये 2+ आयन से, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और वेल स्टडीड है। स्टेबल होते हैं ये वाटर में और लेकिन स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है। जब आप यूरोपियम ट्राइक्लोराइड को हाइड्रोजन से ट्रीट करते हो तो ये खुद को रिड्यूस कर लेता है, यूरोपियम डाइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है और HCl रिलीज़ कर देता है। फिर आपके पास रिडक्शन यहाँ दिखाया है, मैग्नीशियम या जिंक या फिर जिंक मरकरी अमलगम को यूज़ करके हम रिड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम इसको डाइवेलेंट स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम हाइड्राइड के सिमिलर होती हैं क्योंकि दोनों आयनिक हैं, यूरोपियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड। इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी और भी हैं, जैसे कि इनके सल्फेट इनसॉल्युबल हैं वाटर में, डाइक्लोराइड इनसॉल्युबल है HCl में, ये मेटल जो है वो सॉल्युबल है लिक्विड अमोनिया में। तो डिफरेंस क्या है इसका, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस है यूरोपियम आयन जो है वो, इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है 7.9 बोहर मैग्नेटॉन। जबकि जो कैल्शियम हैलाइड है, हाइड्राइड या हैलाइड, ये डायमैग्नेटिक होता है, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरीके से आपके पास नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, स्मारियम, गैडोलिनियम, ये भी डाइक्लोराइड बनाते हैं और डाई आयोडाइड जैसा यहाँ दिखाया है, लेंथेनाइड या हाइड्रोजन के साथ, मेटल या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके। सिमिलरली डाई आयोडोमीथेन से ट्रीट करते हो तो भी आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाता है, जो इंटरेस्टिंग है रिएक्शन। अल्कीन निकल गया है और डाई आयोडाइड बचा है। ट्राई आयोडाइड का भी आप हीट करते हो थर्मल डिकम्पोजिशन तो आयोडीन गैस निकल जाएगी और लैंथेनम डाई आयोडाइड बचेगा। तो ये था सारा कंपाउंड्स के बारे में। इस पे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, एक क्वेश्चन आएगा, इतना सारा बताया है, इसमें से आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हो और वो बता सकते हो जो आपको आसानी से याद रह जाए। फिर हम यूजेस की बात करते हैं। तो क्योंकि ये मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं तो इनको मिक्स्ड मेटल कहते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ सीरियम का है और ये मोस्ट अबंडेंट भी है। 30 to 50% ऑफ अलॉयस में हम इसको यूज़ करते हैं। ये ऑक्सीजन और सल्फर स्क्वेवेंजर है, और अगर हम इसको ऐड कर देते हैं मैग्नीशियम में, मिक्स्ड मेटल को, इस मिक्सचर को, तो उससे मैग्नीशियम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसको हम जेट इंजन पार्ट्स में बनाने में यूज़ करते हैं। स्टील को भी अगर आप मिक्स कर देते हो लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम या नियोडाइमियम के साथ, तो फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स में हम इसको यूज़ करते हैं। ग्लास को पॉलिश करने के लिए भी हम लैंथेनाइड ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है हाइड्रोजनेशन में, डिहाइड्रोजनेशन में, ऑक्सीडेशन में और पेट्रोलियम क्रैकिंग में। तो ये इनके यूजेस थे। इसके साथ ही ये वाला टॉपिक सेक्शन ए पूरा होता है। इस पे कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किया वो हैं कि आप आयन एक्सचेंज मेथड को डिस्कस कीजिए फॉर सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, आप थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड को डिस्कस कीजिए फॉर सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड। इसी तरीके से और मेथड्स पूछे जा सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर लैंथेनाइड कंपाउंड्स का एक डिस्क्रिप्शन दीजिए जो इतना बड़ा सा है, उसमें से आप 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख देना। फिर लैंथेनाइड ऑक्साइड और हैलाइड डिस्कस कीजिए। यहाँ पे स्पेशल पूछ लिया, बट ऐसा रेयर होता है ऐसे स्पेशल पूछें, कॉमनली ही पूछा जाता है। गिव 2 यूजेस ऑफ लैंथेनाइड, ये पूछ लेते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। इसके साथ ही हमारा टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू सो मच।